हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा। जैसा कि आपको विदित है, पिछले लेक्चर्स में अपन ने इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि व इटली के एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार एकीकरण से पूर्व इटली छोटे छोटे राज्यों में, जहाँ पर तानाशाह या मोनार्क लोग राज्य करते थे, बटा हुआ था। इन राज्यों के अपने निहित स्वार्थ थे, साथ ही कहीं अन्य छोटी छोटी समस्याएं थी, जिसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका, पोप की हस्तक्षेप, साथ ही अन्य कई छोटे छोटे कारण थे जिसके चलते इटली का एकीकरण यथार्थ में नहीं उतर पाया। किंतु 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को एक नई परिभाषा, साथ ही एक नई गति प्रदान की। राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। साथ ही इसी राष्ट्रवाद की भावना से इटली के राज्य व राष्ट्रवादी लोग प्रभावित हुए। वे पोप व साथ ही तानाशाह राजाओं के मनमानी से मुक्त होकर एक सशक्त इटली की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए, जिसमें कावूर, मेजिनी व गैरीबाल्डी की प्रमुख भूमिका थी। आज के इस लेक्चर में हम अपने द्वारा पूर्व में पढ़े गए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इटली के एकीकरण को यथार्थ के धरातल की ओर बढ़ता हुआ देखेंगे। इटली के इतिहास में 1848 से इटली के इतिहास में 1848 से 1852 की अवधि ने एकीकरण को स्पष्ट दिशा तय कर दी। 1848 की विफल क्रांति ने सार्डिनिया को एकीकरण के नेतृत्व के लिए सर्वोपयुक्त ठहराया। साथ ही 1849 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय पीटमान का राजा बना, जिसने न केवल 1848 के संविधान को बनाए रखा, बल्कि वह उदार राजा तथा समाजदार राजनीति के था और इटली के एकीकरण के प्रति ईमानदार था। पीटमान की जनता उसे ईमानदार राजा के नाम से भी जानती थी। अपने गुणों के कारण गैरीबाल्डी जैसे गणतंत्रवादी से भी वह प्रशंसा पाता था। 1852 में कावूर का पीटमान सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। इस प्रकार इन तीनों कारणों ने इटली के एकीकरण के विचार को, जो कि राष्ट्रवाद से प्रेरित था, यथार्थ के धरातल की ओर बढ़ाया। कावूर की यथार्थवादी योजना। कावूर उतना ही व्यवहारिक था जितना मेजिनी आदर्शवादी था। वह जानता था कि इटली के एकीकरण में सार्डिनिया ही सफल नेतृत्व कर सकता है, किंतु वह यह भी जानता था कि एकीकरण में मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया है और सार्डिनिया अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रिया से नहीं निपट सकता। इसलिए ऑस्ट्रिया को इटली से खदेड़ने के लिए विदेशी शक्ति का सहयोग आवश्यक होगा। इसलिए क्रीमिया युद्ध में उसने रूस के विरुद्ध फ्रांस व इंग्लैंड की सैनिक सहायता की, जिससे उसे मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति मिली एवं पेरिस शांति सम्मेलन में सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, जहां उसने इटली में ऑस्ट्रिया के अन्याय की ओर ध्यान खींचा। अब इटली का प्रश्न यूरोप की समस्या बन गया था और नेपोलियन थर्ड भी कावूर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछा कि मैं इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। उसकी यह सहानुभूति एवं मित्रता बहुत शीघ्र ही काम आई। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। इसके बाद नेपोलियन थर्ड तथा कावूर फ्रांस के प्लोम्बे नामक स्थान पर 1858 में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसमें नेपोलियन ने सार्डिनिया को 2 लाख सैनिकों की मदद का और सेवाएं मिलनी थी। किंतु यह भी निश्चित हुआ कि ऑस्ट्रो सार्डिनिया युद्ध में ऑस्ट्रेलिया आक्रमणकारी लगना चाहिए। ऐसा ही हुआ। अप्रैल 1849 में युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत भी ऑस्ट्रिया ने की। सार्डिनिया तथा फ्रांस की संयुक्त सेना ने महत्वपूर्ण लड़ाइयों को जीतते हुए लोम्बार्डी के मुक्त करा लिया। तभी अचानक नेपोलियन विल्फ्रांका की सदी 11 जुलाई 1859 में करके ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध से अलग हो गया। इससे कावूर की एकीकरण योजनाओं को पर तुषारपात हो गया। इसे विल्फ्रांका का विश्वासवाद भी कहा जाता है। बाद में ज्यूरिख की संधि से इस शांति संधि की पुष्टि कर दी गई। शांति संधि में लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला, जबकि वेनेसिया ऑस्ट्रिया के ही नियंत्रण में रहा।
मध्य इटली के राज्यों परमा, टस्कनी और मडोना में शासकों को पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध के समय इन राज्यों को जनता ने अपने शासकों को उखाड़ फेंका था। नेपोलियन के बीच में युद्ध बंद कर देने के कई कारण थे, उन्हें हम देखेंगे। प्रथम कारण, वह पीटमान की शक्ति सीमित रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि शक्तिशाली इटली फ्रांस के हितों के विपरीत होगा। दूसरा, उसे प्रसा के हस्तक्षेप का भी भय था। मध्य इटली ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध के समय इटली में राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित हो गया। यहाँ के राज्यों की जनता ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके उनको उखाड़ फेंका तथा स्वयं सेवकों की सेना बना ली। इन सभी राज्यों की जनता ने पीटमान के साथ मिलने की घोषणा कर दी और इंग्लैंड भी इन राज्यों में जनाधिकार और जनमत का समर्थन कर रहा था। जनवरी 1860 में कावूर ने नेपोलियन को जनमत संग्रह मध्य इटली के लिए मनाया तथा नीस और सेवय का लालच दिया। जनमत संग्रह मार्च 1860 के द्वारा मध्य इटली के राज्य परमा, मडोना, टस्कनी, रोमाग्ना, बोलाग्ना, सार्डिनिया, पीटमांडिया में मिल गए और नीस और सवाई की जनता ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया। उन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। इसके साथ ही उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण पूरा हो चुका था। दक्षिणी इटली का सम्मिलित होना। अब नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया तथा रोम इटली में शामिल होने शेष थे। नेपल्स और सिसिली की जनता पर ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध तथा मध्य इटली के जन विद्रोह का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा कावूर के गुप्त समर्थन से नेशनल सोसाइटी भी यहाँ राष्ट्रीय भावना तेज उभार रही। शासकों के प्रति भी जनता में असंतोष था। 1860 में सिसिली में जनता ने विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी से विद्रोहियों ने प्रार्थना की कि वह इसे विद्रोह का नेतृत्व करे। उसने विक्टर इमैनुअल के नाम पर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और मई 1860 में वह 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ सिसिली पहुंच गया। इंग्लैंड के एक जहाजी बेड़े ने इस स्वयंसेवकों को सिसिली पहुंचने में मदद की। जुलाई के अंत तक गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया। इससे प्रोत्साहित होकर नेपल्स की जनता ने विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। गैरिबाल्डी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ 1860 में नेपल्स में हस्तक्षेप किया। फ्रांस ने गैरिबाल्डी की प्रगति को रोकने के लिए नाविक हस्तक्षेप का प्रस्ताव किया, लेकिन इंग्लैंड ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार नेपल्स पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। उसकी यह महान विजय थी। इन विजयों के बाद गैरिबाल्डी ने पोप के राज्य पर अधिकार करना चाहा, पर कावूर को चिंता हुई कि पोप के राज्य पर आक्रमण से फ्रांस नाराज और हस्तक्षेप कर सकता है। दक्षिणी इटली में गैरिबाल्डी कहीं गणतंत्र की स्थापना कर दे, इसलिए कावूर ने नेपोलियन को विश्वास में लेकर पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1860 अब दोनों सिसिलियों व पोप से जीते गए प्रदेशों में जनमत संग्रह करा गया। तो इन प्रदेशों की जनता ने उत्तरी इटली के राज्य से मिलने का जनमत संग्रह कराया। निर्णय किया। इस प्रकार वेनेशिया और रोम की जोड़ संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया था। फरवरी 1861 में सार्डिनिया की राजधानी तुरिन में इटली के राज्य की तथा विक्टर इमैनुअल को इस नवगठित राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया। आखिर इटली एक हो गया। 1866 में ऑस्ट्रो-प्रसा युद्ध में इटली की सेना ने प्रसा के साथ दिया और विजयपूर्व से ऑस्ट्रिया का वेनेशिया प्राप्त हो गया। 1870 में जब फ्रैंको-प्रसा युद्ध हुआ तो नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को रोम बुला लिया। तब इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह से रोमवासियों ने भारी बहुमत से इटली में मिलने का निर्णय किया। इस प्रकार एक दीर्घकालीन संघर्ष अपरिमित बलिदान के बाद 1870 इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। 2 जून 1861 सम्राट ने इटली की इसी नई राजधानी में प्रवेश किया। अब इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति वियना कांग्रेस की व्यवस्था के बाद मैटरनिक इटली के एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं था, वरन यथार्थ के धरातल पर सशक्त संप्रभु राष्ट्र था। समीक्षा या अंत में हम निष्कर्ष में कहेंगे, इटली का एकीकरण मेजिनी, कावूर तथा गैरिबाल्डी का कार्य था। मेजिनी इटली की राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक शक्ति था। कावूर की कूटनीति मेजिनी के आदर्श एवं नैतिक शक्ति कार्य रूप दिया और एकीकरण संभव बनाया। और जब कावूर की कूटनीति असफल होने लगी तब गैरिबाल्डी की तलवार ने इस महान कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जब 1861 में कावूर की मृत्यु हुई तब इटली के भाग्य एवं भविष्य का निर्णय लगभग हो गया था। इसलिए अपनी मृत्यु के समय उसने कहा भी था, इटली का निर्माण हो गया है, अब सब सुरक्षित है। फिलीपींस भी मानते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में इटली कावूर की ही देन थी। क्या इटली के राष्ट्रवादियों को वो सब कुछ मिल गया था जो उन्हें मिलना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि ताइरोल नामक प्रदेश अब भी ऑस्ट्रिया दबाए बैठा था। यह प्रदेश इटली को प्रथम विश्व युद्ध के बाद तब मिला जब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का विघटन हो गया। इसी के साथ हमारा इटली का एकीकरण का यह टॉपिक पूर्ण होता है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर इटली राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा, जिसमें मेजिनी, कावूर व गैरिबाल्डी जैसे दूरगामी, साहसी व उद्यमी नेताओं ने वहाँ के आंदोलन कार्य को नेतृत्व दिया। 1830 और 48 की क्रांतियों के असफल हो जाने के बाद भी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें कहीं विदेशी शक्ति और विशेषकर फ्रांस का विशेष योगदान रहा। साथ ही क्रीमिया
के युद्ध के बाद रूस व फ्रांस ने जो इसमें रुचि दिखाई, उसी के कारण यह एकीकरण संभव हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना की सर्वोच्च परिणति था। धन्यवाद।